नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बंगाल में एक ही मंच पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत मौजूद थे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद थी और मोदी के मंत्री मौजूद थे। उस मंच से चीफ जस्टिस ने बंगाल सरकार की तारीफ भी की और आज मोदी जी उसी बंगाल में खड़े होकर के जंगल राज की बात कर रहे हैं। कल गिनती करवाया फास्ट ट्रैक कोर्ट। मुझे लगता है बंगाल में जितना फास्ट ट्रैक कोर्ट ममता बनर्जी ने बनाया है, जो नंबर्स उन्होंने बताए, अगर जमीन पर है, क्योंकि वहां का रिपोर्टर कोई इसको, मुझे लगता है ग्राउंड रियलिटी इसकी चेक भी होनी चाहिए। अगर उतने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं तो ममता बनर्जी की तारीफ वाकई होनी चाहिए। देश में शायद उतने फास्ट ट्रैक कोर्ट किसी और राज्य में नहीं बने। तो ममता बनर्जी, सीजेआई और मोदी के मंत्री तीनों मौजूद थे। 67 सेकंड की एक क्लिप आपको हम दिखाएंगे। 67 सेकंड में ममता बनर्जी ने सीजेआई सूर्यकांत को खुला मैसेज दे दिया, बिल्कुल ओपन मैसेज, इसमें कुछ भी छिपा नहीं है। मोदी के मंत्री मंच पर मौजूद थे, वो भौचक्के रह गए और मंच के सामने सैकड़ों की संख्या में वकील थे। वकील तालियां पीटने लगे। ममता बनर्जी ने जो कहा उस पर वकील तालियां पीटने लगे, मंत्री भौचक्के, और सीजेआई वो क्या वहां से लेकर आए हैं दिल्ली, कुछ दिन में सामने आ जाएगा। लाइए हेमंत जी को, लाइए, सीधा हेमंत जी के पास चले। पूरा इस विषय पे उन्होंने डीप रिसर्च किया है। स्वागत है हेमंत भाई। लाइए भैया, हेडलाइन लाइए, हेडलाइंस दिखाइए। चीफ जस्टिस ऑन स्टेज, ममता बनर्जी सेव डेमोक्रेसी प्ले आफ्टर आईपैक रेड। मंच पर चीफ जस्टिस मौजूद थे और ममता बनर्जी ने आईपैक रेड वाली याचिका के बाद जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में ही है, रेड जो हुई थी, कहा कि डेमोक्रेसी को बचा लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचा लीजिए। यू आर गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप संविधान के अभिभावक हैं। सीएम ममता बनर्जी urges CJI to save democracy, stop agencies from defaming citizens, stop agency from defaming citizens। ये मामला है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में है और ममता बनर्जी ने कहा, हालांकि बहुत कुछ कहा है, चर्चा में आएगा अभी कि कैसे गोदी मीडिया ट्रायल करता है, क्या करता है। आप संविधान के संरक्षक हैं, हम आपके डॉट डॉट। ममता बनर्जी ने सीजेआई सूर्यकांत से अपील की, बीजेपी मंत्री के सामने बजी तालियां। चलिए आगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने की अपील की। संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये तीन बच गए अगर ना, तो फिर कोई रहे सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीन अगर बच गए तो कोई भी इस देश में तानाशाह नहीं बन पाएगा, कोई फांसीवादी सोच लागू करने की कल्पना नहीं कर पाएगा। बस इतना मान लीजिए, नरेंद्र मोदी ही रहे। मैं कहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, बहुत आलोचना करते हो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे, हमें कोई दिक्कत है? खेतवाड़ी का झगड़ा है। अगर संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये सुनिश्चित हो जाए तो नरेंद्र मोदी रहे प्रधानमंत्री, हमें क्या दिक्कत है? हम खुद ही बटन दबा देंगे ईवीएम में, कमल का फूल। बस ये ना रहे कि उसके बाद हमें कहना पड़े कि हमारी भूल, कमल का फूल। जरा सुनवा दीजिए ममता जी को, फिर हेमंत भाई से ब्यौरा सुने। And my request would be to my Chief Justice, to all the judges, that please see, our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people
And please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country, save constitution. We are under your custody. And constitution, you are the guardian of the constitution. You are nobody super than you. वो जो बोला उन्होंने, जिस तीव्रता से, जो इंटेंसिटी थी, वो हमारे में हो ही नहीं सकती है। वो इसलिए सुनवाना जरूरी था। हेमंत भाई, कितना इसमें से सूर्यकांत जी दिल्ली लेकर लौटे होंगे, कितना? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये ओवरड्यू था एक्चुअल में, अगर आप सही पूछे तो। जिस रास्ते पे जुडिशरी चल पड़ी है ना, उसमें कोई ना कोई तो व्यक्ति हो जो आईना दिखा दे, कोई तो हो। हालत ये है कि सिटिंग चीफ जस्टिस के सामने इतनी बात कहने की, आपको क्या लगता है किसी अपोजिशन के लीडर की कोई हैसियत है, या कोई हिम्मत करेगा, या दुस्साहस करेगा? लेकिन ममता बनर्जी को मैं शुरू से ही एक बात का, हमेशा उस बात का कायल हूं कि बहुत स्पिरिटेड बात कहती है। आप उनका बातचीत का जो आपने कहा ना कि उनकी इंटेंसिटी देखिए, कितनी गंभीरता के साथ, और उनके चेहरे पे, उनकी बातों में दर्द झलक रहा है कहीं ना कहीं, उसमें कंसर्न झलक रहा है। वो खुद के लिए नहीं कह रही, वो देश के लिए कह रही है, वो लोगों के लिए कह रही है, वो संविधान के लिए कह रही है, वो न्यायपालिका के लिए कह रही है, वो संवैधानिक अधिकारों के लिए कह रही है। और क्या कह रही है? देखिए, पॉलिटिशियन के आमतौर पे एक दिमाग में एक फतूर होता है कि वो अपने से बड़ा किसी को मानता नहीं, बाय वर्च्यू ऑफ देयर ट्रेनिंग ओनली एंड द वे दे फंक्शन। उसके बाद वो कहती है कि आपसे बड़ा इस देश में कोई भी नहीं, आप हम सब के संरक्षक हो। ये बहुत ही बड़ी बात है आशीष भाई, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, और कोई छोटी मोटी चीफ मिनिस्टर नहीं, ममता बनर्जी नाम उसका, मतलब कितनी फाइटर है उसका तो अंदाजा पूरे देश को ही है। जो उन्होंने स्पिरिटेड बात कही है, स्पिरिटेड बातचीत, और पूरे देश के हिसाब से कही। उन्होंने क्या कहा, बेसिकली अंग्रेजी में बोल रही थी, मैं हिंदी में बता देता हूं वर्बेट। उन्होंने कहा कि सूर्यकांत जी से कि संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना आपका दायित्व है एक तरीके से। इशू क्या था, मौका क्या था? जलपाईगुड़ी बंगाल के अंदर जो है, उसकी सर्किट बेंच का उद्घाटन था, और वहां पर माननीय सूर्यकांत जी भी थे, और आपके कानून मंत्री भी थे, अर्जुन राम मेघवाल जी। आजकल मुझे लगता है वो सूर्यकांत जी के बिल्कुल साथ ही रहते हैं। अगर आपने देखा हो भी, सूर्यकांत जी अपने गांव आए थे हिसार, वहां भी अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे हुए थे। यार, तुम देश के कानून मंत्री हो, तुम्हें और भी बहुत सारे काम होंगे, या नहीं? वो सूर्यकांत जी सीजीआई के व्यक्ति को, सीजीआई बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत का अपने गांव में पहला विजिट था, ठीक? तो उसमें तमाम तरह का एक भावुक सा, यादगार सा, लोगों के साथ इंटरेक्शन का वो सब अवसर होता है। तो वहां पर अर्जुन राम मेघवाल का क्या काम है, मतलब मोटे तौर पर क्या, व्हाट डू यू वांट टू एस्टेब्लिश? वो वहां भी थे और अब यहां भी पहुंचे हुए थे। वो पता है कि वहां ममता बनर्जी होंगी, और वो क्या करेंगी उसका भी अंदाजा है। तो ममता बोल रही है, सामने तालियां बज रही है, सुन लिया आपने कैमरे के ऊपर। तो बेसिकली सर्किट बेंच, उसका बेंच का उद्घाटन था। और यहां पर जो ममता बनर्जी ने बात कही, उसको आप पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं कह सकते। वो पॉलिटिकल बात नहीं है, वो एक स्टेट्समैन लाइक बातचीत है कि आज देश का जो कुछ परिस्थितियां हैं आशीष भाई, इन 67 सेकंड में वास्तव में उस महिला ने, मैं उनको तारीफ करूंगा इस बात के लिए, इस देश के जो आज के मौजूदा हालात है, खासतौर पर न्यायपालिका को लेकर के जो आम आदमी की फीलिंग है, उसको उन्होंने 67 सेकंड में उकेर के रख दिया, बिल्कुल, बहुत विदाउट मिन्सिंग एनी वर्ड, खुल करके उन्होंने कहा कि बेसिकली संविधान के आप संरक्षक हैं, न्यायपालिका को किसी भी प्रकार के पक्षपात से मुक्त रहना चाहिए। कृपया संविधान, शब्द सुनिएगा एक एक, कृपया संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास और भूगोल के साथ साथ देश की सीमाओं की को भी किसी भी तरह की आपदा से बचाए। एक एक शब्द का मतलब है, एक एक शब्द का मतलब है, आपदा से बचाए, यानी कि आपदा है, आपदा आने वाली है। तो शी इज कॉशनिंग इन ए वे, हर बार। फिर वो क्या या फिर वो क्या कहती है कि मीडिया ट्रायल की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाया। कहा कि अदालतों के फैसलों से पहले ही मामलों को सार्वजनिक मंचों पर बहस का विषय बना दिया जाता है, जिससे लोगों की छवि खराब होती है।
कोई भी मामला अंतिम फैसले से पहले मीडिया में नहीं, ट्रायल के तौर पर नहीं चलाया जाना चाहिए। यह लोगों को बदनाम करने का माध्यम बन गया है। उन्होंने अपील की कि जांच एजेंसियां किसी भी नागरिक को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश ना करें। और यह बात मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र, जनता और संविधान की रक्षा के लिए कह रही हूं। आज की तारीख में कितने मुख्यमंत्री हैं जो इस तरह की सारगर्भित बात कर सकते हैं? लफाजी करा लो, मोहन यादव जैसे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, वो भजन लाल शर्मा है। दिल्ली में तो आपको पता ही है कितनी प्रतिभाशाली मुख्यमंत्री आई गई है आपके पास। तो बेसिकली इट शोज द क्लास ऑफ दैट लेडी कि वो केवल एक मर्क्यूरियल कैरेक्टर ही नहीं है, उसको गवर्नेंस का, उसको जुडिशरी का, उसको डेमोक्रेसी का, उसको हर चीज की समझ है, और बहुत थोड़े शब्दों में। और वो कोई ऐसा नहीं था कि टेलीप्रॉम्प्टर से कुछ पढ़ रही थी, एक्सटेम्पोर बोल रही थी। क्यों? ये बात कौन बोल सकता है? जो इस सारे खेल को झेल रहा हो। आज की तारीख में सारे का सारा विपक्ष सबसे ज्यादा पीड़ित किस बात से है? सबसे ज्यादा पीड़ित पिछले 12.5 साल से केवल और केवल एजेंसियों के हमले से। टाइमिंग तय है कि चुनाव से एन पहले ही ये कार्यक्रम होगा, जिस भी स्टेट में चुनाव होंगे वहां पर बाकायदा क्रोनोलॉजी है, ठीक? और ममता के तो कितने साथियों को तोड़ा, क्या किया और किया, ले गए, फलाना किया, वो सारी चीजें सबके सामने। इसमें जो सबसे गंभीर बात है ना आशीष भाई, वो क्या है? चुनाव आने वाला है, मेरे सामने आशीष चित्रांशी खड़े हैं, आपके यहां कल ईडी की रेड होगी, वहां नहीं मिले चाहे 100 रुपए, क्या कहेंगे 2-3 दिन बाद कि आशीष चित्रांशी की 232 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी, वहां 232 रुपए नहीं मिले। और फिर उसके बाद क्या कहेंगे कि पीएमएलए का पर्चा दर्ज कर दिया, 6 महीने जमानत भी नहीं होनी, ठीक? ना कोई बरामदगी है, ना कोई मनी ट्रेल है, ना कुछ है, सीधा पीएमएलए से नीचे धारा ही नहीं पता इनको। तो उसको, जो पीएमएलए एक्ट था, उसको कंप्लीटली वेपनाइज कर दिया है, एजेंसी को वेपनाइज किया, फिर उस एक्ट को वेपनाइज किया। और आज सारे का सारा विपक्ष अगर किसी बात से पीड़ित है, पहले सीबीआई का खौफ होता था, लेकिन अब क्या है कि सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में पर्चा दर्ज करती थी, 2-3 महीने में जमानत मिल जाती, बाहर आ जाते थे लोग। अब ये जो पीएमएलए है, ये इतना घातक चीज है कि पता लगे आप मुख्यमंत्री, सर्विंग मुख्यमंत्री 8-8 महीने अंदर पड़े हैं जेल के अंदर। हेमंत सोरेन का केस देखा आपने, अरविंद केजरीवाल का केस, किसी की परवाह नहीं। तो उस चीज को, और फिर दूसरी बात सबसे, आशीष चित्रांशी क्या रेड हुई, खबर चल रही, इतने वहां है, इतने एकड़ जमीन वहां थी, इतने वहां थी, इतने वहां थी, और फाइनली पता लगा कि उस केस में कुछ नहीं हुआ, कन्विक्शन ही नहीं हुआ। कन्विक्शन रेट इज लेस देन 1%। लेकिन आपको तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा ना। ये हकीकत है आज की तारीख में। उसी चीज का आईना, उसी चीज का न्याय धर्म ममता बनर्जी कहीं ना कहीं याद दिला रही थी जस्टिस सूर्यकांत को। और आज की तारीख में ये जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि आज की तारीख में जुडिशरी की जो फॉल्ट लाइन्स है ना आशीष भाई, वो बिल्कुल पूरे देश के सामने क्लियर है। अगर आप इसको बिल्कुल बारीकी से देखना चाहो तो राहुल गांधी को जिस तरीके से कन्विक्ट करके एग्जैक्ट मानहानि के केस में 2 साल की सजा दी गई, क्योंकि 2 साल से एक भी दिन सजा कम होती तो वो आदमी डिस्क्वालीफाई नहीं होता, ठीक, एक भी दिन कम होती तो। और फिर उसके बाद कलकत्ता है, उसने सॉरी अपने गुजरात हाई कोर्ट ने किस तरीके से उस बिजली की गति से दोबारा उस कन्विक्शन को अपहोल्ड किया। वो तो शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने आकर के उस कन्विक्शन को स्टे किया। अगर वो कन्विक्शन स्टे नहीं किया होता तो राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाते लोकसभा का। तो खेल तो कहीं ना कहीं वो था। तो उस समय कुछ जज ऐसे थे सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने ये जरूर कहा हियरिंग के समय कि देखिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ग्यू करना पड़ेगा आज अगर सब मेरे से राहत लेनी है तो। याद है ना आपको वो फेमस कोर्ट? तो लेकिन उतने वैसे भाई कितने बच गए अब देश के अंदर? कितने? जो कॉलेजियम कर रहा है, जिस तरीके से उसकी फंक्शनिंग है, जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, फैसलों के अंदर कोई समरूपता नहीं है। जो आप बार बार एक बात कहते हैं कि यू शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल, वो तमाम चीजें हमारी जुडिशरी के अंदर एक रोग के तौर पर उभर रही है सामने, पूरा देश उसको फील कर रहा है। आपने कल जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जो पुराने रिटायर्ड जस्टिस थे, जस्टिस लोकपुर और वो सारे, वो क्या बातें कर रहे हैं आज, कैमरे के ऊपर बातें कर रहे हैं। वो कोई ना समझ तो नहीं, उन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी इसी न्यायपालिका में देखते हुए। जो इतने बड़े बड़े वकील जो बातें कहते हैं उसका भी कोई असर नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस को, देखिए 2 चीजें होती है, एक तो होता है इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करना, तो कैप्चर तो क्या हुआ, एजेंसीज को कैप्चर कर लिया, मीडिया को कैप्चर कर लिया,
पूरे प्रोपेगेंडा तंत्र को कैप्चर कर लिया, एक पार्ट वो है। और जुडिशरी को कमिटेड बनाने की तैयारी है। वो कैसे होगी? आप गुजरात से एक जज को लेकर के आए, मैं जान करके नाम अवॉइड करूंगा, जस्टिस नागरत्ना डाइसेंटिंग नोट लिख के दे रही है और वो कह रही है मेरा डाइसेंटिंग नोट पब्लिक कर दिया जाए। भाई कॉलेजियम के अंदर मीटिंग है, 4 जज ठीक है, उस फैसले के पक्ष में है, कोई बात नहीं। और वो कौन करके गए? आपके मित्र करके गए, जिनके आप बड़े वो थे ना पिछले वाले, तो उन्होंने किया। तो नागरत्ना ने कहा कि साहब मेरा डाइसेंट नोट पब्लिक कर दिया जाए। किया क्या? वो नहीं किया। ठीक वैसे ही जैसे अशोक लवासा साहब ने जो नोट लिखा था, उनका भी डाइसेंट नोट नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा। और आज की तारीख में आशीष भाई हो क्या रहा है कि आप जानकर स्तब्ध हो जाएंगे, 2031 नहीं 2040 तक का सक्सेशन प्लान तैयार कर दिया कि चीफ जस्टिस कौन कौन होंगे। याद रखिएगा मेरी बात, 2040 की बात कर रहा हूं। बिल्कुल आप सही कर रहे हो, उसी हिसाब से तो एंट्री हो रही। आशीष भाई सक्सेशन प्लान टिल 2040 आई एम टॉकिंग ऑफ। हाउ? किसी की कितनी एज है, क्या है, अब इस बात की परवाह ही नहीं रही कि आप 50 जजों को सुपरसीड कर रहे हो, 55 को कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और दुख की बात देखिए एक और है, सबसे जो काबिल जज हैं वो साइड स्टेप हो रहे हैं बेचारे, जो एक्चुअल में डिजर्विंग है ना। आपको याद है ना वो मंत्री जी क्या कह रहे थे, आतंकियों की बहन, और जज साहब ने सुओ मोटो लिया, रातों रात केस दर्ज कराया। कहां है वो जज साहब आजकल? वो चीफ जस्टिस बनने थे भाई साहब, किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट में आए थे। जस्टिस अतुल श्रीधरन, जो इस सुप्रीम कोर्ट में आकर के सीजीआई तक पहुंच सकते हैं, सबको साइड कर दिया। तो ये जो पीड़ा है, ये एक चीज नहीं है आशीष भाई, ये बहुत चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उस मंत्री का तो कुछ नहीं बिगड़ा, शाह का कुछ नहीं बिगड़ा, जो आतंकियों की बहन कर रहा था सर्विंग कर्नल को। नो, वो जज का बेचारे का ट्रांसफर कर दिया गया, उसका पूरा कैरियर कंप्रोमाइज हो गया। तो उसका जो ट्रांसफर किया वो कॉलेजियम की सहमति से ही होता है, क्या कसूर था उसका? और कॉलेजियम अपने साथी के साथ खड़ा ना होकर के किसके विम्स पे काम कर रहा है, बताइए आप। ये जो जुडिशरी की हालत है, दिस इज नॉट ऑफ सच ए ह्यूज डेमोक्रेसी लाइक आवर्स। ऐसी चीजें बनाना रिपब्लिक्स में होती है, भारत जैसे बड़े देश में नहीं होती, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो उस सारी चीजों से चिंता जताते हुए ममता बनर्जी को सार्वजनिक मंच पे ये सीजीआई को कहना पड़ा। आपने बहुत गंभीर बात कह दी, धर्म संकट में डालते हो आप बहुत बार, कि वो दिल्ली क्या लेकर के आएंगे। आपके शब्द भी ऐसे होते हैं कि सामने वाला क्या लेके आएंगे भाई साहब, बताइए। वो अर्जुन राम मेघवाल के साथ गए थे, उनके साथ आ जाएंगे, बताइए आप। हिसार भी गए थे, वहां भी अर्जुन राम मेघवाल थे। कल उत्तर प्रदेश में भी थे, उत्तर प्रदेश का भाषण सुन लिया था आपने। कभी आपने किसी सर्विंग सीजीआई को या सुप्रीम कोर्ट के जज को मुख्यमंत्रियों के साथ निजी भोज में देखा है? देखा है कभी? भाजपा की सत्तारूढ़ पार्टी के साथ कभी देखा हो? भैया जो पिछले तक चले गए, जिन्होंने बहुत कुछ न्यायपालिका को बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत नुकसान करके गए, वो भी इसे नहीं जो है देखा, उनको भी नहीं देखा। और इस पे आपत्ति नहीं भैया, अर्जुन रामपाल के साथ घूमो चाहे अर्जुन राम मेघवाल के साथ घूमो, अर्जुन राम मेघवाल छोड़ दो, अर्जुन रामपाल के साथ घूमो, नहीं दिक्कत। आपने कहा ना कि जो है असली जो है पीड़ित किससे हैं, एजेंसी जो है, देश में एजेंसियां, मैं तो नहीं मानता। मैं असली पीड़ा न्यायपालिका से मानता हूं। इन एजेंसियों की औकात क्या है? सुप्रीम कोर्ट में यकीनन कह रहा हूं दावे के साथ, सुप्रीम कोर्ट रीढ़ सुप्रीम कोर्ट की सीधी हो जाए। अभी फिर वो क्लिप में सुनवा देता हूं, आपने चर्चा की थी ना वायर वाली, जहां पर 2 जज, देश के 2 बड़े जज, मदन बी लोकुर और धुलिया साहब, दोनों बैठे हुए हैं, और इस देश के 2 टॉप के वकील, दुष्यंत दवे मतलब टॉप मोस्ट, और सिब्बल साहब, दोनों बैठे हैं। वो क्लिप अभी सुनवा देते हैं। लेकिन पीड़ा एजेंसियों से नहीं है, पीड़ा न्यायपालिका से है। ये न्यायपालिका एक इतने फटकार पड़ी है ना, एक मामले में एक्शन कर देता, हाँ बिल्कुल एक्शन कर देता, ये ईडी के अफसर करवा लेते, मोदी या कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सत्ताधारी दल प्रभाव लेकर करवा लेता काम। अफसर कहता जाओ भाई साहब नौकरी करें ना करें, नहीं हम तुम्हारी बात सुनेंगे।
तुम्हारे चक्कर में हम जेल जाएंगे, हमारा परिवार का भविष्य हम बर्बाद करेंगे, बेटे बच्चों का, समाज में थू थू करवाएंगे तुम्हारे चक्कर में ना। सुप्रीम कोर्ट हमको हौंक देगा, हम कोई जो है अवैधानिक काम नहीं करेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट तुरंत कहेगा जांच रोको, आपको पता है, आपको एक घटना और जोड़ देता हूं, जब घटना चर्चा हुई तो सुप्रीम कोर्ट आए आईपैक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक ही पिछली पिछली हियरिंग में बस एक ही उसका आउटकम है, ईडी को राहत, एक ही आउटकम है, बाकी तो 2 हफ्ते बाद पता चलेगा। पिछली हियरिंग का एक आउटकम, ईडी को राहत कि ईडी के खिलाफ जांच नहीं होगी। अब साथ में बंगाल के बगल में रांची, झारखंड में रांची में आई है। रांची में आपको पता है एक पेयजल से जुड़ा हुआ एक क्लर्क था, और ईडी दफ्तर में उसका सर और फटा, एफआईआर हुई पुलिस में, पुलिस ईडी दफ्तर में घुसी पूछताछ के लिए, उसमें एडिशनल डायरेक्टर का नाम था ईडी के। मामला गिरफ्तारी तक आ गया था। तत्काल ईडी को कहना चाहिए था ना, भैया सीसीटीवी फुटेज हमारे दफ्तर में, ये सीसीटीवी फुटेज है, ये आप लीजिए पुलिस को, ये लीजिए सारा कुछ, ये सबूत है, लो जांच कर लो। यही होना चाहिए। हम पे आरोप कोई लगावे कि मेरे दफ्तर में हमने किसी के साथ, हम दफ्तर कह देंगे भाई साहब दफ्तर में जो जो फुटेज है सीसीटीवी, ये सब ले जाओ जांच कर लो, ये कहेंगे ना। इन्होंने तत्काल क्या कहा, पहला रिएक्शन आया था, मैं कार्यक्रम किया था, कहा हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने पहली ही हियरिंग में जांच पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे आईपैक पर रोक लगाई है ना जांच पर रोक, उन्होंने जांच पर रोक लगा दी, गिरफ्तारी पर नहीं, जांच पर रोक। ईडी खिलाफ जांच नहीं होगी अफसरों के खिलाफ। अरे ईडी के अफसर नहीं है, वो क्या हो गए भाई, कल की अवतार हैं सब। ईडी के अफसर पे जांच नहीं होगी, ईडी के अफसर को, फिर तो आप सबको, जितने लोग इस देश में नरक मचाए हुए हैं, सबको प्रोटेक्शन दे दो। ज्ञानेश कुमार को प्रोटेक्शन, ईडी के अफसर को प्रोटेक्शन, सीबीआई के अफसर को प्रोटेक्शन, सबको दे दो प्रोटेक्शन। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं, सीजेआई सूर्यकांत क्या लेके दिल्ली आएंगे, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इस देश की पीड़ा अब एजेंसियां नहीं है, इस देश की पीड़ा अब न्यायपालिका है, और खासकर सुप्रीम कोर्ट है इस देश की पीड़ा। हेमंत भाई अब बताओ। नहीं आशीष भाई, देखिए जब ईडी का जो चैलेंजेस थी पीएमएल एक्ट के अंदर, कि उसको जो जो ताकतें दी गई हैं, जो शक्तियां दी गई हैं, वो वैधानिक है या नहीं, इसमें आपको याद है ना जज साहब फैसला करके गए थे, तो वो तो आनंद में बैठे हुए उस समय, और उसका भुक्तभोगी कितने लोग हो रहे हैं वो सोचिए ना भाई। केजरीवाल इतने दिन अंदर है, क्या मनी ट्रेल मिली, अब बताओ ना देश को। जिस दिन अरेस्ट किया था उस दिन तो सारा मीडिया टेबल पर चढ़ चढ़ के सारे पोमेरियन क्या हुआ कर रहे थे, ये बरामद, वो फलाना, ये सब। एक नए पैसे का कुछ मिला हो तो बता दीजिए। सोरेन के यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई ट्रेल ही नहीं मिली, जज कह रहा है ये, ठीक। और एजेएल का मामला तो कमाल है। एजेएल के मामले में मतलब सारे का सारा नॉन प्रॉफिट कंपनी है, घसीट रहे हैं 90 साल 80 साल के लोग घसीट रहे हैं अदालत में, केवल किस बात के लिए कि किसी के सैडिस्टिक प्लेजर को आपने फुलफिल करना है। तो न्यायपालिका को अगर अपनी साख बचानी है श्री भाई, तो जस्टिस सूर्यकांत को, उनके लिए, क्योंकि उनके पास देखिए टर्म बहुत लंबी है, बहुत लंबी टर्म है, आमतौर पे सीजेआई को इतनी टर्म नहीं मिलती। वो चाहे तो आमूल चूल सुधार कर सकते हैं न्यायपालिका में, कॉलेजियम से लेकर के हर चीज को, लेकिन बतौर मास्टर ऑफ रोस्टर उनको शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। मास्टर ऑफ रोस्टर को लेकर के सवाल आज से नहीं उठ रहे, 2018 में राशि चित्रांश नहीं उठा रहे, 2018 में उन्हीं के पूर्ववर्ती साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सवाल उठाए थे, और वो सवाल आज भी आशीष भाई अनुत्तरित है, सारे के सारे सवाल, कि कैसे बेंच फिक्स होती है, कैसे ऑर्डर फिक्स होते हैं, बताया उन्होंने। वो जो आपने, जिसकी हम बात कर रहे हैं वायर वाले उसके इंटरव्यू की, उसमें सरेआम कह रहे हैं सारे जज कि जो क्या नाम है बेंच हंटिंग होती है, जो ऑर्डर हंटिंग होती है, वो सारी बातें हैं उसके अंदर। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर सूर्यकांत जी ये तय कर ले कि मैं केवल संविधान के तहत काम करूंगा, तो उनको किसी को नीचे वाले को बताने की जरूरत नहीं कि काम कैसे होगा, इट इज डिसाइडेड फ्रॉम द टॉप। उनको देखते ही सबको समझ में आ जाएगा क्या दिशा होगी। तो ये जो जुडिशरी की जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स पिछले कुछ समय से चली आ रही है, इनको वंस फॉर ऑल सेटल करने का एक स्वर्णिम अवसर आज जस्टिस सूर्यकांत के पास है।
वो कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो खुद को इतिहास में कैसे दर्ज कराना चाहेंगे। ऐसे दर्ज कराना चाहेंगे जैसे वो आपके मित्र गोगोई साहब हैं, राज्यसभा में बैठे हुए हैं, क्या कह रहे थे कि मैं बहुत संवैधानिक बहस में बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूट करूंगा। मुझे आज तक उनके 2 वाक्य बता दीजिए जो राज्यसभा में बोले उन्होंने, 2, चलो 1 बता दीजिए। ठीक, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इस देश की हायरार्की में चीफ जस्टिस किस लेवल पे होता है? जो आदमी चीफ जस्टिस रहा हो वो राज्यसभा में नॉमिनेशन लेके बैठ जाता है। आप सोचिए तो सही। राज्यसभा सदस्य के रूप में भी इनका भी आया था फंड, कितना फंड मिला है? 19 करोड़ के आसपास का फंड, 1 करोड़ या 1.25 करोड़ खर्च किए हैं, बता दो आप। उसमें भी सबसे जो मतलब ऐसे सांसद जो सबसे कम काम किए हों, व्यर्थ जो रहे हैं, उनमें इनका नाम वहां पर भी दर्ज है। तो वहां कहां खर्चे वो? आप भी कमाल करते हो, कहां खर्च के हैं बताओ, कहां खर्च के हैं? कहीं लोगों से मिलना जुलना हो और ना हो, कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो 6 साल की आनंद भोगना है। आप ये सोचिए कि उस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में अपने ही खिलाफ मुकदमा सुना कि नहीं सुना? हाँ, ऐसा कहीं और सुना है आपने? खुद के खिलाफ मुकदमा, मैं अपने ही केस में मैं अपना ही जज हूं। ऐसे उन्होंने ऐसे तमाम। चरितार्थ कर दिया। मेरा मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, इसको उन्होंने बहुत पहले लिखा गया था, उसको चरितार्थ कर दिया। उन्हीं पर आरोप थे व्यभिचार के, और वही अपने आप अपने केस की सुनवाई करके खुद को क्लीन चिट दे लिए। खैर चलिए, मैं तो इतना कहूंगा, हेमंत भाई ने कहा कि आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत लंबा कार्यकाल है सूर्यकांत जी के पास, बिल्कुल। लेकिन एक बात हमेशा मैंने सोची समझी है, समाज को देख समझ करके जितना थोड़ा बहुत सोच पाए समझ पाए, कि जिन लोगों में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए वक्त और क्षमता होता है, वही लोग कई बार चूल्हे हिलाकर चले जाते। तो हमेशा दोधारी तलवार है, समझ लो तो बेड़ा पार है, और न समझो तो राम नाम सत्य है। चलते चलते वायर की 2 मिनट की क्लिप है, उसको सुनवा दीजिए। मैं चाहता हूं बार बार, इसीलिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं वायर का, जो ऐसे कंटेंट्स क्रिएट करते हैं, उनके जरिए, उन्हीं के सौजन्य से हम चला रहे हैं। इसको चला दीजिए, ये दर्शक जितने बार सुने बेहतर है। एक जमाने में जजेस कितने बोल्ड थे कि ड्यूरिंग इमरजेंसी जजेस गेव बेल ऑन लार्ज नंबर ऑफ केसेस अक्रॉस द बोर्ड. Every high court was coming out and giving, protecting citizens, releasing them, quashing preventive detention. Every high court, every high court. भाई वो ना कोर्ट वो रहा ना जज वो रहे। हाँ, पर वही तो है कि आज जुडिशरी ऐसे माहौल पर पहुंच गई है, ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां लोगों का रक्षण जुडिशरी से एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी खुद की व्यक्तिगत बात करूंगा, मेरा तो विश्वास उठ रहा है क्वाइट फ्रैंकली। मैं जब कोर्ट में जाता हूं, मैं कभी वकील को नहीं कह सकता जो हमें ब्रीफ करता है कि इसमें क्या होगा। केस तो अच्छा होगा, लेकिन क्या होगा ये मैं नहीं जानता। मैं जरूर कह पहला सकता सवाल उठता है किसके सामने लगा। मैं जरूर कह सकता हूं, पहले हम कभी नहीं पूछते थे, सच बात तो ये है। बेंच देख के मैं जरूर कह सकता हूं कि क्या होगा। और इसी कारण मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी है। मैं आपको अब एक के आगे लगता तो हम सोचते सुनवाई तो होगी। आई हैव सुप्रीम कोर्ट से अभी भी आशाएं कोर्ट से हैं आदमी की। आप इस पूरे डिस्कोर्स से सुप्रीम कोर्ट को जरा हटा दो, इमेजिन करिए तब क्या होगा। No, you can't do that. नहीं, ये तो नहीं हम कह रहे। So वही मैं कह रहा हूं कि this is very disappointing. I mean, but It's we not live just disappointing, we sir. live on hope. हाँ, it's just not disappointing. And this institution, you're right, is ultimately stands on the trust of the people. Yes. And that is, as Mr. Dushyant said, उसमें कहीं चोट पहुंच रही है। It is not just disappointing, sir. हम रोज देख रहे हैं ये। एक केस में हुआ, चलो कोई बात नहीं, हम रोज देखते हैं। हमें मालूम है कि कहाँ बेल मिलेगी, बेल नहीं मिलेगी। हमें मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि हम जानते हैं कि माइंडसेट क्या है, कोर्ट का रवैया क्या है, कोर्ट की सोच क्या है, जजेस की सोच क्या है, किसके आगे क्या लगा है, क्यों लगा है, ये भी हम जानते हैं। और फिर इसको छोड़िए, आप सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, हाई कोर्ट्स में क्या हो रहा है, वही बात हाई कोर्ट भाई। लकीली देखिए कपिल साहब, आप देखा
उसके दूसरे दिन ही जजमेंट आया एमटेक के केस में, correct। जहां जस्टिस संजय कुमार जो कि हमारे एक बहुत स्ट्रांग जज उन्होंने है बेल और दी थी। हाँ, और जस्टिस वराले साहब शायद उनके साथ थे, उन्होंने लिखा कि भाई डिले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, और वहां 18 महीने का डिले था, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा नहीं PMLA का केस था। था, बट 18 महीने का, एग्जैक्टली। तो उन्होंने दिया। तो ये दिस काइंड ऑफ, देखिए 100 या 200 साल पहले जज कॉर्डोजे ने बोला था, एक बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, वीकली चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस नीड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। हमारे यहाँ वही हो रहा है, और ये प्रिंसिपल सीनियर जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक जजमेंट में रिकॉग्नाइज किया है, बट हमारे यहाँ आज यही होता है, एक बेंच ये कहती है, दूसरी बेंच उल्टा कहती है। ये बार बार हम कितने बार सुन चुके, लेकिन फिर सुनते हैं तो उसी ध्यान से। आज उसमें एक बात मैं और सुना, पिछली बार नहीं ध्यान में आया था, चलते चलते करते, जस्टिस धूलिया ने क्या कहा कि आज की डिस्क्लोजर में, आज की स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट हटा दो तब सोचो क्या होगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी वो कह रहे हैं कि इस समय देश के हालात कितने खराब हैं, देश की इंस्टीट्यूशंस, ये बात तभी कोई बोलेगा ना, कोई कहेगा ना, कोई कहेगा। ये बात कोई इनसाइडर ही बोल सकता है, जिसको समझ हो चीजों की, हाँ, जिसने अंदर भी देखा और बाहर से भी देख रहा हो अंदर कि मतलब आज के समय में सरकार और बाकी इंस्टीट्यूशंस की स्थिति वो है कि तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें से हटा दो, तब आप कल्पना करो कि इस देश की स्थिति क्या होगी। ये बात कहना है कि स्थिति बहुत भयावह है। वो तो मान लो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बहुत दाएं बाएं कुछ बेंचेज में जा करके थोड़ा बहुत तो काम हो जा रहा है। नागरत्ना जी बैठी हैं, उज्जवल भुइया साहब बैठे हैं, ऐसे मसीह बैठे हुए हैं, कई सारे ऐसे हैं, जस्टिस अमानतुल्लाह बैठे हुए हैं, अलग अलग हैं जहां पर छोटे मोटे मामलों को कम से कम राहत मिल रही है। खैर, इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अभी एक कार्यक्रम में, फिर मिलते हैं। नमस्कार।